हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। आप देख रहे हैं फटाफट हरियाणा। सीएम मनोहर लाल ने आज बुलाई शिक्षा विभाग की बैठक। सीएम मनोहर लाल आज शाम 4 बजे शिक्षा विभाग की बैठक लेंगे। इस दौरान 10वीं और 12वीं की परीक्षा को लेकर चर्चा होने की संभावना है। सूत्र कहते हैं कि 10वीं 12वीं की परीक्षा मई में शुरू हो सकती है। किसान आंदोलन का 40वां दिन है। किसान लगातार बॉर्डर पर डटे हुए हैं। वहीं आज सरकार और आंदोलनकारी किसान संगठनों के बीच वार्ता अहम है। सरकार और किसान संगठनों के साथ साथ समूचे देश की नजर इस वार्ता पर टिकी है। ये बातचीत भरोसे की बातचीत साबित हो सकती है। सरकार कानून वापस लेने को हरगिज तैयार नहीं है और आंदोलनकारी किसान इससे कम पर मानने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं। ऐसे में आज क्या फैसला होगा, इस पर सभी की निगाहें टिकी हैं। किसान संगठनों ने सरकार से 7वें दौर की बातचीत से पहले रविवार को अपनी रणनीति पर चर्चा की। उधर सरकार में भी कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर की अमित शाह और राजनाथ सिंह से लगातार बातचीत हो रही है। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में तय हुआ कि सरकार से केवल तीनों कानूनों की वापसी की प्रक्रिया और न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी की प्रक्रिया पर चर्चा होगी। संयुक्त किसान मोर्चा ने वार्ता में शामिल होने वाले 40 किसान संगठनों को तैयार किया है। इससे पहले 26 जनवरी तक के प्रस्तावित आंदोलन की घोषणा की जा चुकी है। आज सरकार से गतिरोध की स्थिति में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पर नजर रहेगी। संयुक्त किसान मोर्चा ने 6 जनवरी को कुंडली मानेसर पलवल मार्ग पर ट्रैक्टर मार्च का ऐलान कर रखा है। 13 जनवरी को लोहड़ी में कृषि कानूनों की प्रति जलाकर सांकेतिक विरोध। 18 जनवरी को महिलाओं का समर्थन जुटाने 23 जनवरी को आजाद हिंद किसान आंदोलन की घोषणा की है। 6 से 20 जनवरी कृषि कानूनों के विरोध में जागरूकता मुहिम, धरना प्रदर्शन की तैयारी है। वहीं 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च की तैयारी की गई है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोहतक के सापला कस्बे में नगर पालिका चुनाव में नवनिर्वाचित चेयरमैन और पार्षदों से मुलाकात की। इसके बाद हुड्डा ने केंद्र सरकार को अपनी हट छोड़ने की नसीहत देते हुए कहा कि किसानों की मांगे जायज हैं, उन्हें जल्द मान लेना चाहिए। हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस के समय में भी बहुत से आंदोलन हुए और कांग्रेस ने हमेशा जायज मांगों की पैरवी की है। वहीं देश में कोरोना वैक्सीन को मंजूरी मिलने पर हुड्डा ने वैक्सीन बनाने वाले वैज्ञानिकों को सलाम किया है। पलवल में कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे किसानों के धरना प्रदर्शन में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा पहुंची। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस इन बिलों का विरोध करते हुए पहले दिन से ही किसानों के साथ खड़ी है। इन कानूनों के साथ लोकतंत्र का गला घोटने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने केंद्र सरकार पर पूंजीपतियों का साथ देने का आरोप लगाते हुए कहा कि किसानों के साथ सरकार की वार्ता ढोंग है। सरकार दोहरी नीति के तहत किसानों से बात करती है। रेवाड़ी में दिल्ली कूच कर रहे किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े। दिल्ली की तरफ जा रहे किसानों के एक समूह पर रेवाड़ी जिले के मसानी ओवरब्रिज के पास रविवार की शाम को आंसू गैस के गोले छोड़े। किसान बुदला सांगवारी गांव के पास बैरिकेडिंग पार कर दिल्ली की ओर बढ़ रहे थे। किसानों का समूह जब मसानी ओवरब्रिज पर पहुंचा तो पुलिस ने उन्हें तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। ओवरब्रिज पर पुलिस ने बैरिकेडिंग और आंसू गैस के गोले के जरिए जयपुर दिल्ली हाईवे के खेड़ा बॉर्डर के पास किसानों को रोक दिया। धारुहेड़ा के पास करीब 1000 किसान सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ सड़क पर है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला उचाना के खटकड़ टोल प्लाजा पर कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे किसान धरने को समर्थन देने पहुंचे। इस दौरान सुरजेवाला ने कहा कि अब धर्म युद्ध जारी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के पास पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की मां के लिए शोक प्रकट करने का समय तो है, लेकिन किसान आंदोलन में 57 से ज्यादा जान गंवाने वाले किसानों के लिए 2 शब्द बोलने का समय नहीं। वहीं आज सरकार और किसानों के बीच होने वाली बातचीत पर सुरजेवाला ने कहा कि अब किसानों को कुछ नहीं करना है।
बल्कि सरकार को तीनों कानून वापस लेने हैं। सुरजेवाला ने कहा कि सरकार तीनों कानून रद्द कर किसानों के साथ नए सिरे से बात करे। वहीं सिरसा के दोनों टोल प्लाजा गांव भावदीन और खुइया मलकाना पर 10वें दिन भी किसान डटे रहे। भावदीन टोल प्लाजा पर किसान नारेबाजी कर सरकार का विरोध किया उन्होंने, और वहीं 6 किसान अनशन पर बैठे हैं। किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार टोल प्लाजा पर डटे। कैथल से स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के बैनर तले छात्रों और किसानों का एक जत्था गोहाना पहुंचा। इस दौरान किसान और छात्रों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग उठाई। साथ ही किसान आंदोलन में मारे गए किसानों के परिवार के लिए आर्थिक मदद की भी अपील की। छात्रों और किसानों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक सरकार तीनों कृषि कानून रद्द नहीं करती तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। आने वाले दिनों में आंदोलन को और तेज किया जाएगा। भीषण ठंड के बावजूद 3 कृषि कानूनों को रद्द करवाने की मांग को लेकर किसान लगातार अपनी मांगों पर अड़िग है। वहीं कैथल से स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के बैनर तले छात्रों और किसानों का एक जत्था गोहाना पहुंचा। इस दौरान छात्रों और किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की। किसानों का कहना है कि आंदोलन के दौरान अपनी जान गंवा चुके किसानों के लिए सरकार मुआवजे का ऐलान करे और उनके परिवार की आर्थिक सहायता करे। किसानों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। किसानों का कहना है कि कल होने वाली वार्ता के दौरान अगर सरकार ने उनकी मांगों को नहीं माना तो किसान 6 जनवरी को केएमपी पर एक बहुत बड़ी ट्रक यात्रा निकालेंगे। किसान इस दौरान अपने साथ खाने पीने की राहत सामग्री के साथ ठंड से बचने के पूरे इंतजाम के साथ दिल्ली जा रहे हैं। पलवल के अटोहा चौक पर चल रहा किसानों का धरना 32वें दिन भी जारी रहा। इस दौरान 14वें दिन की भूख हड़ताल पर बुंदेलखंड किसान यूनियन के 11 किसान बैठे। वहीं किसान नेता महेंद्र चौहान ने बताया कि सरकार के साथ हुई कई दौर की वार्ता के बाद भी उन्हें कोई संतुष्टि देने वाला जवाब नहीं मिला। प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। बीते 24 घंटे में महज 218 नए मरीजों की पुष्टि हुई। गुरुग्राम में 63, फरीदाबाद में 27 केस सामने आए नए मामले, अंबाला में 15 और करनाल में 14 नए मामले सामने आए। प्रदेश में 24 घंटे में 2 मरीजों की मौत के मामले सामने आए हैं। अब तक कुल 2917 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। हरियाणा में कुल 2,63,068 केस सामने अब तक आए हैं। एक दिन में 450 मरीजों ने कोरोना को मात दी। सिरसा के गांव बेगू में एक शख्स की करंट लगने से मौत हो गई। दरअसल शख्स डेरा बाबा घुम्मन शाह की निशान साहिब स्थापित कर रहा था। उसी दौरान निशान साहिब 11,000 वोल्टेज तारों से टकरा गया। मौके पर ही युवक की करंट लगने से मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। सदर थाना से जांच अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची। करंट लगने से राजेंद्र नामक व्यक्ति की मौत हुई, जिसका नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाया गया। फरीदाबाद बल्लभगढ़ में सुबह से हो रही रिमझिम बारिश ने जहां ठंड बढ़ा दी है, वहीं सब्जी मंडियों में सब्जी के दाम भी आधे हो गए हैं। बारिश से किसानों को जितना खुश होना चाहिए वो उतना खुश नहीं है। सब्जी की खेती करने वाले किसानों का कहना है कि पैदावार कम हो गई है और सब्जियों के दाम गिरने से उन्हें काफी नुकसान हो रहा है। हालांकि किसान इस बारिश को गेहूं की खेती के लिए मुफीद बताते हैं। सोना के कायाकल्प आश्रम में 1 दिवसीय राज्य स्तरीय योग शिविर का आयोजन किया गया। हरियाणा योग परिषद के तत्वावधान में योग शिविर लगाया गया, जिसमें हरियाणा योग परिषद के रजिस्ट्रार डॉक्टर हरीश चंद्र ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। चरखी में स्टेट लेवल 2 के एग्जाम के बीच एसडीएम वीरेंद्र सिंह ने परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। परीक्षा के दौरान प्रत्येक कमरे में सीसीटीवी और हर सेंटर पर जैमर लगाए गए। हर सेंटर के पास एक नोडल अधिकारी और एक ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया। जिले के 10 स्कूलों में 11 सेंटर बनाए गए। उन्होंने बताया कि प्रत्येक सेंटर का निरीक्षण किया गया और परीक्षा में करीब 3000 बच्चों ने भाग लिया।
गोहाना में लगातार चोरों के हौसले बुलंद हो चुके हैं और चोर बेखौफ होकर शहर में चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला देर रात गोहाना सिविल रोड का है, जहां चोरों ने एक बिजली की दुकान में चोरी की, जिसमें रखे स्क्रैप और चोरों ने हाथ साफ करके फरार हो गए। चोरों ने चोरी करने से पहले आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे के तारों को काटा और चोरी की घटना को अंजाम दिया। दुकान के मालिक अनंत कुमार ने बताया कि उसकी दुकान अनंत इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से कैनरा बैंक के सामने है और देर रात चोरों ने ताला काटकर 3 से 4 लाख का सामान चोरी कर ले गए। जब पुलिस को इसकी शिकायत देने के लिए पहुंचे तो शिकायतकर्ता का आरोप है कि पुलिस ने अटपटे सवाल कर उन्हें वापस भेज दिया। पल्लभगढ़ के फतेहपुर बल्लौच गांव में दो पक्षों में जमीनी विवाद को लेकर तनाव बढ़ गया। इस बीच भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। वहीं पीड़ित परिवारों का आरोप है कि दोनों पक्षों की सुनवाई की गई है, लेकिन अभी तक वो इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे कि आखिर इस मामले में दोषी कौन है। पुलिस की माने तो यह जमीनी झगड़ा है और दोनों ही पक्ष इस जमीन पर अपना अपना दावा होने की बात कह रहे हैं। दोनों पक्षों के बयान दर्ज कर लिए गए हैं, लेकिन दोनों पक्षों के सुनने के बाद भी वो अभी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे कि आखिर यह जमीन किसकी है। दिल्ली एनसीआर में ठंड के बीच जोरदार बारिश से मौसम का मिजाज बदल गया है। दिल्ली एनसीआर के अधिकतर इलाकों में रविवार तड़के से गरज के साथ तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में आज भी बारिश की संभावना जताई है। आईएमडी के मुताबिक राजगढ़, अलवर, दौसा, सोनीपत, दादरी, नोएडा, गाजियाबाद, अलीगढ़, बदायूं, मोदीनगर, मथुरा, हाथरस, जींद, पानीपत, करनाल समेत कई जगहों पर बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग द्वारा मिली जानकारी के अनुसार उत्तर भारत में जारी शीतलहर के बीच अधिकतर इलाकों में हल्की बारिश हुई, जबकि पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा। हिमाचल प्रदेश के केलोंग में तापमान शून्य से नीचे 7.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई है। पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होने के चलते एक बार फिर मौसम का मिजाज बदला और मैदानी इलाकों में बरसात हुई। रेवाड़ी में सुबह के समय तेज बारिश हुई। सर्दी के मौसम में बारिश फसलों के लिए काफी फायदेमंद मानी जाती है। बारिश और ठंड से जहां एक तरफ आम लोग परेशान हैं, तो वहीं दूसरी ओर बढ़ती ठंड की वजह से किसानों के चेहरे खिले हुए हैं और इन दिनों खेतों में गेहूं की फसल है। विशेषज्ञ का कहना है कि ठंड गेहूं की फसल के लिए वरदान साबित होगी। किसानों ने भी बताया कि ठंड और बारिश गेहूं की खेती के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। बारिश होने से ठंड बढ़ेगी, ठंड से गेहूं की पैदावार अच्छी होती है। किसान कहते हैं कि बारिश बहुत सही टाइम पर हो रही है, जब गेहूं की फसल को पानी देने का टाइम आ गया है। ऐसे में बारिश किसी वरदान से कम नहीं। फरीदाबाद में हुई झमाझम बारिश से मौसम ने करवट बदल दिया। बताया जा रहा है कि बारिश से आने वाले दिनों में और ज्यादा सर्दी बढ़ेगी। वहीं किसानों का कहना है कि ये बारिश गेहूं की फसल के लिए वरदान है। प्रदेश की जेलों में बंद कैदी अब आरजे यानी रेडियो जॉकी और रिपोर्टर बनेंगे। प्रदेश के अंबाला सेंट्रल जेल, पानीपत और फरीदाबाद जेल में कैद बंदियों के लिए जेल के अंदर रेडियो स्टेशन खोले जाने का फैसला जेल विभाग ने लिया है। इन रेडियो स्टेशनों का संचालन खुद कैदी करेंगे। इस बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए अंबाला सेंट्रल जेल के सुपरिटेंडेंट लखबीर सिंह बराड़ ने बताया कि डीजीपी जेल के सेल्वाराज के दिशा निर्देशों के तहत कैदियों को सुधारने और जेल से बाहर निकलने के बाद पेशेवर व्यवसाय से जोड़ने के लिए पहले चरण में हरियाणा की तीनों जेलों, जिसमें अंबाला सेंट्रल जेल, फरीदाबाद और पानीपत की जेल शामिल है, जहां रेडियो स्टेशन खोले जाएंगे। इसके लिए पानीपत, अंबाला और फरीदाबाद के 21 कैदियों को चुना गया है। इन कैदियों की 30 दिसंबर तक ट्रेनिंग भी हो चुकी है। अब आने वाले 10 से 15 दिनों में रेडियो स्टेशन की शुरुआत हो जाएगी। यमुनानगर में शादी का झांसा देकर रेप करने और अश्लील वीडियो बनाकर धमकाकर 1.5 लाख रुपए ऐंठने के मामले में महिला पुलिस ने पुणे से एक शख्स को गिरफ्तार किया है, जहां उसे न्यायालय में पेश कर 4 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। यमुनानगर महिला थाना प्रभारी सोमवती ने बताया कि 29 दिसंबर को महिला थाने में आकर एक युवती ने बयान दर्ज कराया कि उसे पुणे में रहने वाले एक व्यक्ति ने शादी का झांसा देकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया और इसी दौरान उसकी अश्लील वीडियो बनाकर उसे धमकाकर उससे 1.5 लाख से अधिक रुपए ले लिए।
शिकायत दर्ज होने के बाद यमुनानगर की महिला पुलिस की टीम पुणे पहुंची और पुणे पुलिस की सहायता से आरोपी को दबोचकर यमुनानगर लाया गया, जहां अब पुलिस पूछताछ कर उससे सच उगलवाएगी। ओल्ड फरीदाबाद में पुराने रंजिश को लेकर दो पक्षों में आपस में जमकर मारपीट हुई। घटना की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। घटना बीते 28 दिसंबर की है, लेकिन पीड़ितों का आरोप है कि कई दिन बीत जाने के कारण भी पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। इस घटना में घायल पीड़ितों का आरोप है कि घटना के बाद उन्होंने इसकी शिकायत महिला थाने से लेकर ओल्ड फरीदाबाद थाने में भी की, लेकिन किसी ने भी आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। वहीं इस मामले में जब पुलिस से बात करने की कोशिश की गई तो पुलिस ने इस मामले में कुछ भी कहने से मना कर दिया। सोनीपत के थरिया गांव में नए साल पर अपने दोस्त से मिलने गए युवक की हत्या का मामला सामने आया है। युवक की लाठी डंडों से पीट कर और फरसे से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर गांव से बाहर फेंक दिया गया, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के भाई की शिकायत पर 5 आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी।